हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जूनियर असिस्टेंट के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 हम लोगों ने कल कंडक्ट करवाया था, जिसका रिजल्ट आज ही हम लोगों ने कहा है आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आप लोग उसको एनालाइज करके अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जनरली जो हम लोगों ने इस बार टेस्ट कंडक्ट करा था, मुझे लगा था कि इस बार, पिछली बार क्या था, पिछली बार आप लोगों ने देखा था पेपर इजियर साइड था, लेकिन इस बार आपका थोड़ी सी मॉडरेट साइड को पेपर को शिफ्ट किया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी वो बहुत बेहतरीन रही है, और ये चीज दिखा रही है कि अब आपके एग्जाम में हार्डली 10 से 12 दिन बचे हैं, जिसको प्रॉपर अब हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो से पहले आपको अब सबसे पहला सवाल कि सर अब अगला टेस्ट कब होगा, तो आपको बता दूं अगला टेस्ट अब आपका होने वाला है ठीक 2 दिन बाद, यानी कि 12 फरवरी को आपका अगला टेस्ट जो है वो हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। अब आपके जो सेक्शनल टेस्ट चल रहे थे वो आज से ही 2 कर दिए गए हैं। आपको डेली 2-2 सेक्शनल टेस्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे, ताकि आप लोग रिवाइज करके सारा अपना मटेरियल फिर इन टेस्ट को अटेम्प्ट करें, और फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट ठीक 2 दिन बाद रखा गया है, जिसका रिजल्ट 13 को आएगा। ओएमआर टेस्ट की बात करूं तो 2 ओएमआर टेस्ट हम लोगों ने करवा दिए हैं। तीसरा लास्ट ओएमआर टेस्ट आपका 15 तारीख को होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप लोग इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको ये टेस्ट देना है तो। ठीक है, अब अगर बात करूं यहाँ पे इस टेस्ट के बारे में, क्या क्या चीजें इस टेस्ट में थी, किन चीजों का आपको अभी भी ध्यान रखना है, और अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपने नंबर मिनिमम, अगर मैं बात करूं, 7 से 8 बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं टेस्ट के एनालिसिस के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन, तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल इंग्लिश की सेक्शन के लिए। इस बार ये सेक्शन थोड़ी सी मॉडरेट लेवल थी। क्यों? क्योंकि कुछ एंटोनियम सैनोनियम ऐसे डाले गए थे टेस्ट में जो कि अच्छे लेवल के थे। उसके बावजूद लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ऐसे कंपोनेंट, ऐसे टॉपिक्स इसमें है जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ सही करके आगे जाना है। जो आपको मिनिमम, अगर मैं बात करूं ना, मिनिमम मतलब कम से कम 10 नंबर तो आप लोग उन्हीं से लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिर वो आपका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, इडियम फ्रेजेस होंगे। 10 नंबर कहीं नहीं गए, आप लोग प्रिपोजिशन के सवाल होंगे। अब मेन दिक्कत आती है कि 10 के बाद कितने। ठीक है, अगर एंटोनियम साइनोनियम मान लो 3 से 4 है, उसके बाद भी आपके 5 से 6 सवाल ऐसे बचते हैं जिसको आपको समझदारी के साथ अटेम्प्ट करना है, और कोशिश करनी है कि इनकी वजह से ये नेगेटिव ना हो जाए। बेसिक सी अप्रोच है, जो जितना जहां से पढ़ा है उसको ही रिवाइज करते चलो। अब नया ऐड करना कम कर दो। ठीक है, रिवीजन जितनी ज्यादा करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो इस सेक्शन में 13+ स्कोर आप लोग कर सकते थे इस टेस्ट में भी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इससे ज्यादा भी करा है, और बहुत सारे बच्चों ने इससे कम भी करा है। कम क्यों करा है? क्योंकि उन्होंने इसको तो गलत करा ही करा, जो 100% एक्यूरेसी वाले आपको टॉपिक बता रहा ना, उसमें भी गलती करी है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जनरल अवेयरनेस की। अभी आप लोगों ने जेकेएसएसबी का रिसेंटली एग्जाम देखा होगा, वेबसाइट ऑपरेटर का। उसमें भी जेकेएसएसबी ने अब ऐसे ही मिलते जुलते सवाल डालना शुरू करे हैं पेपर में। आपको बता दूं, सवाल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं पेपर में, लेकिन आपको जो सवाल पूछे जाते हैं वो अब वन लाइनर की जगह ना स्टेटमेंट बेस कर दिए है। वो वन लाइनर ही, बट अब उसको स्टेटमेंट वाइज कर दिया। आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के फिर उसको आंसर मार्क करना है। मॉडरेट सेक्शन में इसको भी कहूंगा, इस टेस्ट में थी कुछ क्वेश्चंस थे जो जेकेएसएसबी की तरह जानबूझ के ऐसे रखे गए थे कि जिस बच्चे को बहुत एक्सट्रीम नॉलेज है वही आंसर कर सकता है, जिसको नहीं है वो गड़बड़ करेगा। आपको बस ध्यान रखना है, वापस से जो इसमें आपको इजी क्वेश्चंस थे उसको तो सही करना है। उस पे अगर देखो एग्जाम से 10 दिन पहले आप इजी सवाल में सिली मिस्टेक का बहाना देके, या फिर ध्यान से मैंने रीड नहीं करा करके गलत कर रहे हो, तो ये ना एक इतना बड़ा पाप है जो आपको आपकी सिलेक्शन से हाथ धो के ही चुकाना पड़ेगा। तो इस पे अभी भी टाइम है, इसको सीखो और इस पे काम करना शुरू कर दो। और अगर सेक्शन की बात करूं तो 13+ यहाँ पे भी आप लोग करके आ सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट सेक्शन की बात की जाए कंप्यूटर नॉलेज। देखो, कंप्यूटर नॉलेज में हार्डली, मैं अगर बात करूं, 4 क्वेश्चंस थे जो कि आपको थोड़ी दिक्कत दे सकते थे। ओवरऑल ठीक था, मॉडरेट लेवल पे ही ये सेक्शन थी हमारी, ऐसा नहीं था कि बहुत इजी थी। 4 क्वेश्चन थे दिक्कत वाले, लेकिन उसके बावजूद 15-16 क्वेश्चन थे जो कि आप लोग कर सकते थे। और अब हम लोग अगर इन 4 को नेगेटिव भी कंसिडर कर लेंगे, तुक्का मार दिए गलत हो गए, फिर भी आप लोगों को इस सेक्शन में 14 to 15 स्कोर करना ही करना है। तभी आप लोगों का एक अच्छा चांस बनेगा। जेकेएसएसबी ने जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे थे वो बेसिक लेवल के थे, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा 3 से 4 क्वेश्चन ही थे जिसपे आपको दिक्कत हो सकती थी। बाकी 12-15 क्वेश्चन बहुत इजी थे, और उसको सही करना ही करना है। उसको आपके पास ना कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको कहें कि गलत है। सेम यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के साथ, देखो अब ये सेक्शन ऐसी इस पॉइंट पे होनी चाहिए कि अगर पेपर इजी आ रहा है तो 20 में से 20,
मॉडरेट या डिफिकल्ट आ रहा है, तब भी आपको इसमें 15 प्लस तो स्कोर करना ही है। इससे नीचे अब इसमें बात नहीं होगी। ये सिंपल से स्पष्ट शब्दों में अगर मैं बात करूं, तो अब ये सेक्शन ऐसी आप लोगों को बनानी है कि अगर मान लो इसमें मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ गए, ठीक है, तब भी 15 के नीचे का सारा स्कोर आपका इस पे वेस्ट होगा। आपको मिनिमम 15, अगर बहुत डिफिकल्ट आया, इजी आया तो आपको मैंने बताया ये सेक्शन ऐसी है जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ 20 में से 20 नंबर लाके ना कोई एज नहीं देगा, आपको उस कंपटीशन के साथ खड़ा कर देगा जो वाकई इतना लेके आ रहा है। और कॉन्टिन्यूसली हर टेस्ट में अपने आप को वो बच्चे 15 प्लस ही लेके जा रहे हैं। अगर आप कोई बच्चा कह रहे हैं कि मैं मैथ का ये चैप्टर छोड़ रहा हूँ, वो चैप्टर छोड़ रहा हूँ, तो जो छोड़ दिए है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़े हैं फिर उसमें कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। 15 से नीचे अब लेवल जो मर्जी हो, अब ये इजी मॉडरेट डिफिकल्ट कोई मैटर नहीं करता है, इस सेक्शन में आपको इतना स्कोर तो करना ही करना है। ध्यान से करना है, टाइम को बचा के करना है। आप कई सवाल आपको बता दूं, जेकेएसएसबी भी कई बार क्या होता है, बेसिक से सवाल में हो सकता है आपके ऑप्शन गलत हो, ठीक है, आप लोग आंसर निकाल रहे हैं, आपको ए बी सी डी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, फिर बच्चा क्या गलती कर रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। बच्चा क्या करता है, उस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करता है। पहले मान लो उसने 10 निकाला था, फिर से वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके 10 निकालेगा, ऑप्शन में देखेगा 15 20 25 30 दिया है। फिर बच्चा कहता है यार ये तो निकल नहीं रहा, मैंने तो इस पे इतनी प्रैक्टिस किया। बच्चा ना फिर उसको सॉल्व करना शुरू करता है, फिर 10 निकालता है। और तब जब उसको ये रियलाइज होता है ना कि हाँ, वहां पे एक सांस लेता है कि हाँ यार ये सवाल गलत है, घर जाके इसकी रिप्रेजेंटेशन डालूंगा। देखो भाई, रिप्रेजेंटेशन डालोगे या नहीं डालोगे, 200 रुपए वेस्ट करोगे या नहीं करोगे, क्वेश्चन ये डिस्कार्ड होगा लास्ट में। और आपको जो 3 बार सॉल्व करने के बाद 4 से 5 मिनट आपने इसको दिए होंगे ना, वो आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस को ले चुका होगा। और ये चीज होती है। आपको अगर अपने ऊपर, अब एक चीज है ये आपको ध्यान रखना है, अपने ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने उसका कोई आंसर निकाला है, तो वो आंसर सही है। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन को सर्कल कर दो और अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, पेपर पूरा खत्म करो। लास्ट में जो 4 से 5 मिनट बचते हैं ना, तो यहां पे वेस्ट नहीं करे होंगे, तब इन क्वेश्चंस पे आना, फिर से सॉल्व करना और देखना आप लोग अगर आंसर निकालोगे तो आपका वही आंसर आएगा जो आप पहले निकाल दो। अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक से एक बार आंसर निकालने के बाद ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे हैं, उस क्वेश्चन को सर्कल करके आगे बढ़ जाना। ये एक ऐसी सीख है, अगर आप लोग सीख गए तो पेपर में नाम आ जाएगा, नहीं सीख पाए तो बाद में आप लोग आके बोलोगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम ओएमआर टेस्ट ले रहे हैं या ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, ऑनलाइन में इतना ना टाइम का इशू का पता नहीं चलता। ओएमआर के बाद एक बच्चा आगे मिल रहा है, कह रहा है सर मेरे ना ऑनलाइन में 60-65 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे से ना आज के टेस्ट में 5 से 6 क्वेश्चन छूट गए, और वो छूट गए जो मैं 1 मिनट में कर सकता था। रीजन क्या हुआ है? रीजन ये हुआ है कि उन्होंने एक्सेस में टाइम दे दिया है कुछ सवालों को। ये चीज अब आपको इस पेपर में सीखनी है। क्यों? क्योंकि 80 मिनट में जब 80 सवाल होते हैं ना, तो ये चीज आपको बाद में, मैं नहीं चाहता कि एग्जाम हॉल में पता चले, वरना ये सब चीजें करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोगों के साथ ये एनालिसिस वीडियो या फिर ये टेस्ट की फॉर्म में रिजल्ट निकालने का मतलब नहीं बनता है। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आपसे पहले कुछ बच्चे गलती करते थे, उनसे पहले मैंने भी कई बार एग्जाम में गलती करी है, और कई बच्चे अभी भी कर रहे हैं। और आपको ये चीज जरूरी नहीं है कि एग्जाम हॉल में गलती करके सीखना है, आप लोग अभी इस पे सीखो और काम करो। आंसर आता है तो मार्क करो। हर एक क्वेश्चन पे, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करोगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर बात करूं इसी टेस्ट की कि ये ओवरऑल आपका पेपर होता, तो इसमें भी बच्चों ने 60 to 62 एक मिनिमम स्कोर मैं आपको बता रहा हूं। इससे बहुत बेहतरीन भी कुछ बच्चों ने परफॉर्म करा है, वो तो मतलब बहुत बहुत बेहतरीन है। लेकिन स्टिल कुछ बच्चे जो आज से पहले टेस्ट में सिर्फ 40 पे थे, फिर करते करते 50 पे पहुंचे हैं, 55 तक पहुंचे हैं, और अभी भी जो इसको मैच नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो घर पे जब टेस्ट देते थे, उन्होंने आज तक कभी भी कोई भी कट ऑफ क्रॉस नहीं करा। मैं आपको ये सच बता रहा हूं। लेकिन जब एग्जाम हॉल में वो बच्चे गए, हर एक चीज को जो मैं यहाँ पे कहता था वो सीख के गए, वहां पे अप्लाई करा। बहुत सारे बच्चे जो टेस्ट में टॉपर होते थे, उनका नाम लिस्ट में नहीं था, और वो बच्चे जिन्होंने घर पे कभी इसको क्रॉस नहीं करा, वो फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन लेके बैठे हैं। रीजन क्या होता है? वो जो 80 मिनट हो गए ना, जो आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे, वो 80 मिनट आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगा। आप लोगों को बिल्कुल शांति से एक एक मिनट को कैलकुलेट करके, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, किस सेक्शन को कितना टाइम नहीं देना है, उस पर अप्रोच के साथ बढ़ना होगा।
ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारने की, पहले जीके आई तो जीके शुरू कर दी, पहले इंग्लिश आई तो इंग्लिश शुरू कर दी। अब मान लो पहले मैथ आ गया, मेरा मैथ वीक है, तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग ज़ोन है कंप्यूटर, इंग्लिश, जीके, मैं उसको छोड़ के ना मैथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। हाफ टाइम हो गया, मैथ ही नहीं खत्म हुआ। तो ये गलती ये नहीं करनी, आपको खुद को अब ये चीज़ डिसाइड करनी है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट नाम होता है सेल्फ एनालिसिस। अब आपको एक तैयारी की स्ट्रेटेजी खुद बनानी है और उस पे काम करना है। कौन सी सेक्शन स्ट्रांग है, किस सेक्शन को कितने मिनट देने हैं, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, कितना टाइम में सॉल्व करनी है, किसके बाद दूसरी सेक्शन पे जाना है, वो सब आप लोग डिसाइड करेंगे। और एक और छोटी सी चीज़ है, कई बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं ना हम ना घड़ी लेके जाते हैं या कोई वॉच अपने साथ लेके जाएंगे। देखो आपको ये कुछ नहीं लेके जाना, आपको बस इन्विजिलेटर को ये बोल देना है एग्जाम में कि जब भी हाफ टाइम हो जाएगा आप हमें इन्फॉर्म कर देना, और उस हाफ टाइम तक बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब ये, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, एक बच्चा था वो मैंने देखा, मैं आपके साथ उसका शेयर करता हूं। रैंक नंबर 33, नहीं 33, हाँ ये था बच्चा। अब आप लोग एक चीज देखना, सिर्फ इस बच्चे की परफॉर्मेंस, मैथ रीजनिंग पूरे नंबर, जनरल अवेयरनेस सिर्फ एक गलत, कंप्यूटर सिर्फ 2 गलत। अब यहां पे आओ, एक गलत, एक छोड़ दिया इसने। अब यहां पे देखो इस बच्चे का इंग्लिश में सिर्फ 13 नंबर, उसके बाद भी इसका स्कोर कितना है। अब ये बच्चा अगर इंग्लिश पे थोड़ा-सा काम करे, अभी 8-10 दिन काम करे, इडियम फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव नरेशन, एंटोनियम सिनोनियम्स के ऊपर फोकस डाले, प्रीपोजिशन वगैरह पे, और ये 3-4 नंबर ही बढ़ा लेगा ना, ये टॉप 5 में आ जाएगा। ये एक सिंपल चीज़ है। अब एक और रैंडमली मैं आपको बताता हूँ, कोई एक ऐसा बच्चा जिसका मान लो 56 स्कोर है, ठीक है? आपको यही चीज़ करनी है। अब यहाँ पे आओ, ये देखो, आपके सामने है। वीक सेक्शंस हर एक बच्चे की उसके सामने होती है। बस बात क्या आती है, वो बच्चा ना उसके बाद भी क्या करता है, उस सेक्शन को छोड़ के ना बाकी सेक्शंस पे काम करता है। हमारे पास हर एक बच्चे का टाइम आता है कि वो कितना टाइम लगा रहा है, और आप देख सकते हो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जेन्युइन ही है जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं, मान लेते हैं कुछ और बच्चे, आज आप में से कई बच्चे सोचते हैं कि आपसे टॉपर को ही डिस्कस कर देते हो, चलो आ जाओ 500 रैंक पे आ जाओ, चलो 600 पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे ये बच्चा आज मेहनत करके 48 पे है, ठीक है? कुछ सेक्शंस को जिनकी बाकियों की वीक है उसमें ये बच्चा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अब ये बच्चा अगर अपना मैथ रीजनिंग स्ट्रांग कर ले, ये 7.5 को 15 तक पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि ये मैंने आपको कहा है, डे वन से आपको कह रहा हूँ कि आपको इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब ये सवाल नहीं है कि हम लोग मैथ रीजनिंग में ये चैप्टर्स को छोड़ के जा रहे हैं, जिनको पढ़ा है उनमें कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको अब इस पे काम करना है, और हर एक बच्चे का अलग अलग चीज है, किसी का कोई स्ट्रॉन्ग जोन किसी का वीक हो सकता है, किसी का कोई वीक किसी का स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपको बस खुद के ऊपर मेहनत करनी है। अगला टेस्ट अब 2 दिन के बाद होगा, 2 दिन में आपको 4 सेक्शनल टेस्ट और मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको बस उसको करना है रिवाइज, और उसके बाद अटेम्प्ट करना है, फिर आप लोग फुल लेंथ टेस्ट पे आओगे। तो बाकी हमारे एंड से देखो जितना हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, एक प्रॉपर वे में आप लोगों तक हर एक चीज पहुंचा रहे हैं। बाकी आप लोगों की मेहनत के ऊपर है, हर एक चीज जितनी करोगे आप लोगों को बता दूं उतनी कम है। मॉक टेस्ट 5 हम लोग कंडक्ट करवाएंगे 12 फरवरी को, और आपको बता दूं पेपर से एक हफ्ता पहले मैं ये सब चीजें रोक दूंगा, ठीक है? 15 या 16 तारीख के बाद मैं ये सब चीज़ों को रोक दूंगा, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब चीज़ों में रोक दूंगा। फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ आराम से रिवाइज करेंगे। ये अभी वो टाइम है जिसमें आपको एक पीक पे अपनी तैयारी को लेके जाना है, पढ़ना है, अप्लाई करना है, गलतियां देखनी है, सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये अब जो एक हफ्ता होने वाला है, 5 से 6 दिन, ये एक रोलर कोस्टर होगा आपकी तैयारी को लेके भी। दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 15 से 16 घंटे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को ही लेके चीजें चलनी चाहिए, उसके अलावा कोई चीज। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।